वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो हमने एचपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी उसके अंदर आज हम 6 वीडियो डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर एचपीएससी की टेस्ट सीरीज़ की यह 6ठी वीडियो है जिसके अंदर हम 190 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी 5 वीडियो चैनल पर आ चुकी है जिसके अंदर हमने 189 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो आपको पता होना चाहिए कि हम बहुत लंबे टाइम से इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको हमारे चैनल पर एचपीएससी का जो प्री एग्ज़ाम हुआ था इकोनॉमिक्स का वो क्वेश्चन पेपर भी सोल्व मिल जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर भी हमारे चैनल पर आपको डिस्कस किया हुआ मिल जाएगा। इसके अलावा भी डिफरेंट इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन पेपर है वो हमने सोल्व किए हैं और आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट को विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, समझ आती हैं, तो आप मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है जो क्या शो करती है, इनकम के फॉल होने पर आप कमोडिटी कितनी परचेज करोगे। आपको क्वेश्चन में पहले ही बता दिया कि नेगेटिवली इनकम इलास्टिसिटी है। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि इनकम में और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशन है। इसका मतलब इनकम के बढ़ने पर आप क्वांटिटी डिमांड कम करोगे। अब एक बात मुझे ये बताओ, इनकम जो इलास्टिसिटी है नेगेटिव किस केस में होती है, इन्फीरियर गुड्स में होती है। घटिया वस्तुओं में ही तो आप चाहोगे ना कि इनकम के बढ़ने पर हमें घटिया वस्तुएं कम खरीदनी पड़े। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर आपकी इनकम हो जाती है कम, अब घटिया वस्तुएं हैं और इनकम हो गई कम, तो मजबूरी में आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। तो हम इस क्वेश्चन का यही आंसर कहेंगे कि अगर हमारी नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है और हमारी इनकम हो जाती है फॉल, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी को परचेज करेंगे। तो यहाँ पर कमोडिटी परचेज में क्या आ जाएगा, हम कमोडिटी परचेज को जो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर इंक्रीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए राइस किसके अंदर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब क्या है। एक्सटेंशन होता है मांग का विस्तार। मैंने आपको बहुत बार समझाया है, एक्सटेंशन में क्या होता है, जब जिस कमोडिटी के प्राइस हो और उसी कमोडिटी की क्वांटिटी की बात की गई हो। जैसे मान लो यहाँ एक्स कमोडिटी है, एक्स कमोडिटी का प्राइस इतना था, एक्स की डिमांड इतनी थी। एक्स कमोडिटी का प्राइस कम होने पर एक्स की जो डिमांड बढ़े, तो ये आप ए पॉइंट से जो बी पॉइंट पर मूव करोगे, यही आपका क्या होगा, एक्सटेंशन होगा डिमांड का, मांग का विस्तार होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप मोर क्वांटिटी लोगे और प्राइस क्या रहेगा आपका, लोअर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड ये किसका रिजल्ट होते हैं। अभी मैंने आपको एक्सटेंशन ऑफ डिमांड बताया। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कब हुआ, जब आपका प्राइस घटा। और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, मांग का संकुचन। कॉन्ट्रैक्शन भी कब होगा, जब प्राइस बढ़ेगा। तो आपको क्या समझ आया, मांग का विस्तार हो या मांग का संकुचन, दोनों का कारण एक ही है कि जब प्राइस में चेंज होता है या तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड हो जाता है या फिर क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मार्केट डिमांड इज। तो मार्केट डिमांड क्या होती है, हम जितनी भी इंडिविजुअल डिमांड्स होती हैं उनको जोड़ देते हैं
ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ टोटल एक्सपेंडिचर किसी भी कमोडिटी पर फॉल कर रहे हैं जैसे ही आपका प्राइस गिर रहा है। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अगर प्राइस कम होता है, आप किसी वस्तु पर किए जाने वाले टोटल एक्सपेंडिचर को अगर घटा देते हो तो इसको क्या बोलते हैं, तब इलास्टिसिटी क्या होगी। अब आपको पता है जब आपकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है तब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में रिलेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर कर्व डायग्राम से बना दिया मैंने। यहाँ पर आपका प्राइस के कम होने पर, ये प्राइस होता है, ये टोटल एक्सपेंडिचर होता है, प्राइस के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर भी कम है और यहाँ पर आपकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन द डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि जब हमारा डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है तो इसके हर एक पॉइंट पर डिमांड की जो इलास्टिसिटी होती है वो इक्वल टू 1 होती है। तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, फॉर्मूला पूछा गया है। किसका फॉर्मूला पूछा गया है कि जब आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं तो कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं। तो हम यूज़ करते हैं प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपॉन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, ये आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रॉस डिमांड इज द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू गिवन चेंज इन रिस्पॉन्स टू। अब क्वेश्चन में ये बता रहा है कि क्रॉस डिमांड है। क्रॉस डिमांड मतलब एक कमोडिटी का प्राइस, मान लो वाई का प्राइस और एक्स की क्वांटिटी में चेंज। अब क्वेश्चन में आपको ये बता दिया उसने कि क्वांटिटी में जो चेंज होगा, मतलब एक्स की क्वांटिटी में चेंज कब होगा, एक्स क्वांटिटी में तभी चेंज होगा जब वाई गुड का प्राइस चेंज होगा। यही तो बात बताना चाह रहा है वो। क्वेश्चन में आपको कह रहा है क्रॉस डिमांड है। क्रॉस डिमांड मतलब एक का प्राइस दूसरे की क्वांटिटी। फिर वो क्या कह रहा है कि जो एक्स गुड है मान लो, उसकी क्वांटिटी में कब चेंज होगा, उसकी क्वांटिटी में तो तभी चेंज होगा ना जब वाई गुड के प्राइस में चेंज होगा। मतलब जब चेंज होगा प्राइस में अनदर गुड के तभी आपका क्वांटिटी डिमांड चेंज होगा, क्योंकि डिमांड कैसी है, क्रॉस है, एक का प्राइस दूसरे की क्वांटिटी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ गिवन गुड लाइक बाजरा अ फॉल इन अ प्राइस के घटने पर क्या होगा गिवन गुड में। अब हमें पता है गिवन गुड पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, तो जैसे ही क्या होगा, प्राइस के बढ़ने पर डिमांड गिवन गुड की बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या बोला है, प्राइस के कम होने पर क्या होगा, प्राइस जब P से P1 होगा तो डिमांड Q1 से घटकर Q हो जाएगी, तो रिड्यूस हो जाएगी हमारी डिमांड। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ द प्राइस ऑफ कॉफी सडन इंक्रीज हो जाता है सेटिरस पेरिबस, अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट माना है। क्या कह रहा है, कॉफ़ी का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो टी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जब कॉफ़ी का प्राइस अब आपको पता है टी और कॉफ़ी दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड है। और क्वेश्चन में क्या बोल दिया, कॉफ़ी का प्राइस अगर बढ़ेगा, कॉफ़ी का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड किसकी बढ़ेगी, अब टी की डिमांड इंक्रीज करेगी, क्योंकि ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, इंक्रीज इन डिमांड कब होगा। मैंने आपको अभी बताया था कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन डिमांड में तब होता है
जब उसी कमोडिटी का प्राइस चेंज हो जिसकी बात हो रही है। और इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड तब होगी जब प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें चेंज हो, जैसे कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए, टेस्ट चेंज हो जाए, प्रेफरेंस चेंज हो जाए तब। अब इंक्रीज इन डिमांड में आपके अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तब भी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस अगर सस्ता हो जाता है तो भी आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। इस क्वेश्चन में दिक्कत यह है कि आपका ऑप्शन नंबर बी भी सही है और ऑप्शन नंबर सी भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड एक्स फॉल। मान लो एक्स और वाई दोनों ही सब्स्टिट्यूट गुड है और वाई की सब्स्टिट्यूट है एक्स, तो एक्स का अगर प्राइस क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है। सब्स्टिट्यूट गुड है, एक्स का प्राइस फॉल होने से क्या होगा, डिमांड फॉर एक्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब हमें पता है कि सब्स्टिट्यूट गुड कौन सी होती है, जिनके अंदर क्रॉस इलास्टिसिटी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर प्राइस एक्स का मैं यहाँ लूँगी तो क्वांटिटी वाई की मैं यहाँ लूँगी। अब सब्स्टिट्यूट गुड है एक्स, उसका प्राइस अगर कम हो जाता है तो डिमांड जो है ना किसकी कम हो जाएगी, तो डिमांड जो है वो जो वाई कमोडिटी है उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन एक्स की डिमांड पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एक्स की डिमांड पर क्या इम्पैक्ट आपका पड़ेगा, एक्स की डिमांड बढ़ेगी या फिर आपकी एक्स की डिमांड घटेगी। इस क्वेश्चन का आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एक होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, 12th में हमने किया हुआ है। एक होता है चेंज इन डिमांड, हमने दो केस किए हुए हैं। एक होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और एक होता है चेंज इन डिमांड। जब क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो इसका मतलब या तो वो कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा है या फिर वो मूवमेंट की बात कर रहा है, और कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा है या फिर वो किसकी बात कर रहा है, एक्सटेंशन की बात कर रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हमेशा तभी होगा जब जिस कमोडिटी की बात हो रही है उसी का प्राइस और उसी की क्वांटिटी में चेंज हो। तो प्राइस अगर घट गया उसी कमोडिटी का और डिमांड बढ़ जाती है तो मूवमेंट होगी डिमांड कब के चारों तरफ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, अगर हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होगा तो डिमांड कर्व में मूवमेंट आएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एन इनकम डिमांड फॉर इंफीरियर कमोडिटी। मैंने आपको अभी बताया था कि इंफीरियर कमोडिटी में क्या होता है, जैसे ही इनकम बढ़ती है वैसे ही हम डिमांड क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ अगर मैं इनकम लूँ, यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड लूँ, तो इनकम जैसे ही बढ़ेगी मेरी क्वांटिटी डिमांड घट जाएगी। तो मैं यहाँ पर डाउनवर्ड आ गई, नीचे की तरफ आ गई, तो डाउनवर्ड यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बैकवर्ड टू लेफ्ट। इंफीरियर कमोडिटी में आप डाउनवर्ड टू राइट आ जाओगे या बैकवर्ड टू लेफ्ट आ जाओगे। ऊपर से आप क्या आ गए, नीचे की तरफ आ गए, क्योंकि रिलेशन आपका कैसा है, नेगेटिव रिलेशन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एन इनकम डिमांड कर्व। इनकम और डिमांड कर्व लग्जरी कमोडिटी में कैसा होता है। लग्जरी कमोडिटी क्या होती है, जब आपकी इनकम बढ़ती है तभी आप लग्जरी कमोडिटी को खरीदते हो। तो इनकम में ज़रा सा चेंज होगा, आप लग्जरी कमोडिटी में जो चेंज है वो ज़्यादा कर लेते हो, यही तो है। और लग्जरी कमोडिटी में क्या होता है, आपकी इलास्टिसिटी जो होती है ग्रेटर देन 1 होती है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, लग्जरी कमोडिटी में जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, लग्जरी कमोडिटी में आपका स्लोप अपवर्ड होगा, लेफ्ट टू राइट एंड बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ कंज्यूमर इनकम। इसका मैं कहने का मतलब आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर वो कह रहा है जब शुरू में एक पर्सन की इनकम बढ़ती है ना, मान लो अभी जब आप शुरू में कहीं काम कर रहे हो, जॉब मिल गई आपकी, तो जब शुरू में जब आपकी इनकम बढ़ेगी तब तो आप क्या करते हो,
अपनी नेसेसिटी जो नीड्स होती है उनको पूरा कर रहे हो, अभी आप लग्जरी कमोडिटी की तरफ नहीं जाते ना, क्योंकि पहले हम अपनी बेसिक नीड्स या जो भी हमारे नॉर्मल खर्चे हैं उनको पूरा करते हैं। लेकिन फिर क्या है, आप जॉब कर रहे हो, आपकी इनकम क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है। तो जब आपकी इनकम एक बियॉन्ड लेवल से इंक्रीज करती है तभी आप क्या करते हो, लग्जरी कमोडिटी को खरीदते हो। तो इसी वजह से यहाँ पर बोला गया है कि शुरू में तो आपकी लग्जरी कमोडिटी का जो डिमांड कर्व है लेफ्ट टू राइट जाएगा, लेकिन एक पॉइंट आने के बाद कंज्यूमर की इनकम के साथ इनकम में ज़रा सा चेंज होगा और आप बहुत ज़्यादा चेंज किस में कर लोगे, लग्जरी कमोडिटी में कर लोगे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स राइज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी विल इंड्यूस। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि दो कमोडिटी है वो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट होती है जो पूरक एक दूसरे को पूरा करे। तो यहाँ भी क्रॉस इलास्टिसिटी का सीन है, एक का प्राइस दूसरे की क्वांटिटी। तो यहाँ पर क्या रिलेशन होता है, अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे बटर और ब्रेड और बटर इकट्ठा ही खाया जाएगा, अगर ब्रेड का प्राइस बढ़ता है तो बटर की डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर दो कमोडिटी कॉम्प्लीमेंट्री है तो अगर एक का प्राइस राइज करेगा तो दूसरे की कमोडिटी हम क्या करना चाहेंगे, हम दूसरे की कमोडिटी कम खरीदना चाहेंगे। तो हमारा जो डिमांड कर्व है उसमें अदर कमोडिटी में क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड शिफ्ट आ जाएगा। हम जो है अब जो दूसरी कमोडिटी है उसको कम खरीदना शुरू कर दिया। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन एन इंडिविजुअल इनकम फॉल वाइल एवरीथिंग एल्स सेम, बाकी सब कुछ सेम है लेकिन कंज्यूमर की जो इनकम है वो क्या कर जाती है, फॉल कर जाती है। तो उसकी डिमांड इंफीरियर गुड्स के लिए क्या हो जाएगी, वो इंफीरियर कमोडिटी के लिए डिमांड को क्या करेगा। अभी हमने क्या कहा था कि इंफीरियर कमोडिटी में इनकम में और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है, इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर कमोडिटी की डिमांड घटेगी। अब यहाँ क्या हो जाता है, इनकम उसकी कम हो गई, अब उसके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं इंफीरियर कमोडिटी को खरीदने के अलावा, तो इनकम के कम होने पर वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफीरियर कमोडिटी को खरीदेगा। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है अ कमोडिटी द प्राइस ऑफ विच हैज फॉलन, एक कमोडिटी है जिसका प्राइस फॉल कर गया बट इट एक्सपेक्टेड टू फॉल फर्दर। लेकिन क्या कह रहा है, एक कमोडिटी, मान लो एक कमोडिटी ए कोई कमोडिटी है, इसका प्राइस अभी क्या हो रहा है, घट गया, और फ्यूचर में भी एक्सपेक्टेशन है कि इसका प्राइस घटेगा। फ्यूचर में भी मुझे क्या एक्सपेक्टेशन है कि इसका प्राइस घटेगा। तो प्रेजेंट में, फ्यूचर में भी मुझे पता है इसका प्राइस घटेगा। तो अब जो है इसका डिमांड कर्व की अगर मैं बात करूं प्रेजेंट टाइम में वो कैसा होगा। अब आप एक बात बताओ, किसी एक ऐसी कमोडिटी की कल्पना करो, आपको पता है आज भी इसका प्राइस कम रहेगा और फ्यूचर में जब भी मुझे इसको खरीदना है तब भी इसका प्राइस कम रहेगा। तो आपका उस कमोडिटी के लिए जो डिमांड है उसके लिए आपका जो नेचर रहेगा वो क्या रहेगा, रिग्रेसिव रहेगा। आप उतना उसको खरीदने के लिए जो है रिस्पॉन्स नहीं करोगे। तो हम कहेंगे डिमांड का रिग्रेसिव रहेगा एट अ लोअर एंड पर। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रेड, बटर, लिप एंड मिंट, यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये किस तरह का डिमांड कब इनका होगा। अब आप पहले ही ऑप्शन से अंदाज़ा लगाइए, ब्रेड और बटर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे की पूरक वस्तुएं हैं। तो यहाँ पर कंपोजिट डिमांड नहीं होगा, ना ही आपका कॉम्पिटिटिव डिमांड होगा। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नहीं गिवन है, तो आप जॉइंट डिमांड बोल सकते हो, क्योंकि ब्रेड और बटर दोनों की डिमांड क्या होगी, इकट्ठे होगी।
ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कमोडिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। अब कौन सा पेयर है जो कि सब्स्टिट्यूट गुड का एग्जाम्पल है? कॉफ़ी और मिल्क, टी और कॉफ़ी होता तो सब्स्टिट्यूट होता। डायमंड एंड काउ, पेन एंड इंक, पेन एंड इंक तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। मस्टर्ड ऑयल, ये भी ऑयल है, ये भी ऑयल है, तो हम इनको एक दूसरे की जगह यूज़ कर सकते हैं। तो मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टू कमोडिटी हैव टू बी कंज्यूम साइमल्टेनियसली। दो कमोडिटी है जिनको एक साथ ही कंज्यूम किया जाएगा, जैसे ब्रेड हो गया और बटर हो गया, इकट्ठा ही कंज्यूम करोगे तो ये कमोडिटी आपकी कॉम्प्लीमेंट्री होंगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन देयर इज डिक्रीज इन डिमांड, तो डिमांड कब क्या होगा? अगर डिमांड आपकी घट रही है तब उस टाइम पर क्या होगा? अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? अब हमने बात की थी इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड क्या होती है, इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड हम कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा? अगर आपकी डिमांड घट रही है तो आप कहाँ आओगे? मूवर्ड्स डाउनवर्ड आओगे, नीचे की तरफ आओगे, फ्रॉम एक्सिस टूवर्ड्स हिज एक्सिस। तो जब आपकी डिमांड घट रही है तो डिमांड कब आपका मूव्स करेगा? डाउनवर्ड मूव करेगा। और कहाँ मूव करेगा? अपने एक्सिस के टूवर्ड्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एन एक्सेप्शनल डिमांड कर्व इज स्लोप, कि जब डिमांड पर डिमांड का लो नहीं अप्लाई होता, वो कौन सा डिमांड कर्व है जिस पर लो जो है डिमांड कर्व का अप्लाई नहीं होता, उस एक्सपेंशन उसके बारे में उसका स्लोप पूछा है। जब गिवन गुड्स पर लो ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता तो वहाँ पर डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, अपवर्ड्स टू राइट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला क्या गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इंक्रीज ऑफ नॉर्मल गुड। मतलब नॉर्मल गुड की बात हो रही है, सामान्य वस्तु है, तो उसके बारे में कौन सी सिचुएशन बिल्कुल सही बैठेगी? तो नॉर्मल कमोडिटी कौन सी कमोडिटी होती है? ये वो कमोडिटी होती हैं जिनमें प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में जो रिलेशन है वो नेगेटिव निकल रहा है। और नॉर्मल कमोडिटी में जब प्राइस बढ़ता है तो आप उनकी डिमांड घटा देते हो। यही हमारा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का कमोडिटी को लेकर क्या होता है? एक रिएक्शन होता है या बिहेवियर होता है। तो जब हमारी कमोडिटी नॉर्मल होगी तो हमारा सिंपल सा रिलेशन होगा कि प्राइस बढ़ गया तो डिमांड घटा देंगे और प्राइस घट गया तो डिमांड बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ डिमांड कर्व किस चीज़ पर अप्लाई नहीं होता? यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किस पर लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई नहीं होता, या उसका एक्सेप्शन जो है डिमांड कर्व का कौन सा है? अब आप सबको पता है डिमांड फॉर गिवन गुड, गिवन गुड पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है? जैसे ही प्राइस बढ़ता है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी ठीक है। अगर आपको डिमांड बेस्ड ऑन फियर ऑफ फ्यूचर राइज इन प्राइस, अगर आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में ना जो मैं कमोडिटी यूज़ करता हूँ इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फ्यूचर में आपको लगता है कि जो मैं कमोडिटी यूज़ कर रहा हूँ इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आप ये नहीं देखते कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा है। आप प्रेजेंट में बहुत सारी वस्तुएं जो है वो खरीदने लग जाते हैं, तो लॉ ऑफ डिमांड तब इस सिचुएशन में भी अप्लाई नहीं होता। बाकी सेकेंड हैंड गुड या न्यूज़पेपर डेली, इन पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं है।
सेटिरस पेरिबस क्लोज जो लॉ ऑफ डिमांड में है उसका मतलब क्या नहीं है। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सेटिरस पेरिबस क्या होता है? जब प्राइस के अलावा किसी भी फैक्टर में डिमांड के चेंज नहीं होता उसको बोलते हैं ना सेटिरस पेरिबस। अन्य बातें समान रहेंगी, सिर्फ प्राइस में चेंज होगा और डिमांड में चेंज होगा, यही लॉ ऑफ डिमांड होता है। अब इन्होंने कहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से क्या जो है लॉ ऑफ डिमांड का मतलब नहीं है। अब यहाँ पर नहीं पूछ लिया आपसे। अब आप देखिए, प्राइस ऑफ कमोडिटी डज नॉट चेंज। यहां पर क्या कह रहा है? प्राइस ऑफ कमोडिटी डज नॉट चेंज। अब आप देखिए, जब हम सेटिरस पेरिबस की बात करते हैं ना, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, तो हम क्या कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड में कि डिमांड को प्रभावित करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं सभी को हम छोड़ दें, सभी को कांस्टेंट रखते हैं, सिर्फ प्राइस में चेंज होगा। अब यहाँ क्वेश्चन में आपको क्या बोल दिया कि प्राइस ऑफ कमोडिटी डज नॉट चेंज, उल्टा बोल दिया ना। क्या बोल दिया? उल्टा बोल दिया। हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस में चेंज होगा, बाकी किसी फैक्टर में चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? डज नॉट मीन पूछा है आपसे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर मोस्ट कंज्यूमर एप्पल एंड ऑरेंज आर सब्स्टिट्यूट गुड। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ज़्यादातर कंज्यूमर के लिए एप्पल और ऑरेंज क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड है। देयरफॉर वी वुड एक्सपेक्ट दैट राइज इन प्राइस ऑफ एप्पल। अगर प्राइस एप्पल का बढ़ जाएगा तो लोग क्या करेंगे? ऑरेंज की डिमांड क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे ना, यही तो करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? देखो क्वेश्चन क्या है? एप्पल और ऑरेंज कैसी गुड्स हैं? सब्स्टिट्यूट गुड है। और क्वेश्चन में क्या बोला है? अगर प्राइस किसका बढ़ेगा? एप्पल का बढ़ेगा, तो डिमांड किसकी बढ़ेगी? डिमांड तो ऑरेंज की बढ़ेगी। तो राइट वर्ड शिफ्ट आएगा डिमांड कम में, लेकिन किसकी डिमांड कम में? ऑरेंज की डिमांड कम में, ना कि आपके एप्पल की डिमांड में, क्योंकि ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, इनको एक दूसरे की जगह हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? व्हेन द लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट डिमांड कर्व। अगर हमारा लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करता है तो एक तरफ प्राइस होता है, दूसरी तरफ क्वांटिटी डिमांडेड होता है, और इन दोनों के बीच में रिलेशन नेगेटिव होता है, तब आपका स्लोप कैसा होगा? डिमांड कर्व कैसा होगा? तो आपको पता है जब लॉ ऑफ डिमांड हमारा ऑपरेट करेगा, डिमांड कर्व की शेप ऐसी होगी, तब हमारा क्या होगा? स्लोप हमारा डाउनवर्ड होगा और लेफ्ट टू राइट होगा, नीचे की तरफ गिरेगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अ टिपिकल जो डिमांड कर्व है कैन नॉट बी। डिमांड कर्व क्या नहीं हो सकता? अब ये बताओ, डिमांड कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन हो सकता है, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप ऐसी ही होती है, तो ये तो हो सकता है। क्या राइजिंग अपवर्ड टू राइट, क्या हमारा डिमांड कर्व कभी भी राइजिंग या अपवर्ड टू राइट हो सकता है? डिमांड कर्व ऐसा होता है, क्योंकि डिमांड कर्व में तो क्या होता है? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है। तो क्या डिमांड कर्व ऐसा हो सकता है? नहीं होता। इस पे तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता गिवन गुड्स के केस में। तो कभी भी हमारा डिमांड कर्व, टिपिकली डिमांड कर्व जो है राइजिंग अपवर्ड टू राइट कभी नहीं हो सकता। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी इज जर्नली ड्रॉन ऑन अजम्पशन। हमारा डिमांड कर्व जनरली कौन सी अजम्पशन पर जो है बेस करता है? पहला जो आपका ऑप्शन है कि द कमोडिटी हैज़ नो सब्स्टिट्यूट। हम डिमांड कर्व जब बनाते हैं तो क्या ये अजम्पशन लेते हैं कि कमोडिटी का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। टेस्ट, इनकम और ऑल अदर जितने भी कमोडिटी है, प्राइस उनका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। या एवरेज हाउस होल्ड कंसिस्ट 2 पर्सन। एवरेज जो हाउस होल्ड है उसमें 2 ही लोग होंगे, क्या डिमांड का भी अजम्पशन पे बनता है? या परचेज ऑफ कमोडिटी
आर मेड बाय फ्री मार्केट। जितनी भी कमोडिटी को परचेज किया जाएगा वो फ्री मार्केट पे। हम क्या मानते हैं, हमारा जो टेस्ट होता है कंज्यूमर का, इनकम होती है, अदर वो सारी कॉन्स्टेंट रहती है। ये तो हमारी एजप्शन होती है, बाकी इनमें से कोई भी एजप्शन हम नहीं लेते। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्केट डिमांड फॉर एनी कमोडिटी किसका फंक्शन होता है। अब बताओ, मार्केट डिमांड है तो वो प्राइस और पर यूनिट से भी परफेक्ट होता है, इनकम से भी, टेस्ट से भी, सारे डिमांड जो है फंक्शन इन सबका होता है। तो ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डिमांड शेड्यूल जो होता है वो क्या शो करता है। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, वो टेबल जो आपका प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशन को शो करती है, वो भी नेगेटिव रिलेशन को, वही आपका डिमांड शेड्यूल होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, डिमांड शेड्यूल इज अ फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ प्राइस के साथ इसका रिलेशन होता है, बाकी किसी के साथ नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉल इन अ प्राइस, अगर प्राइस घटेगा तो क्या होगा। प्राइस के घटने पर कंज्यूमर की, यहाँ दिए गए ऑप्शंस में से क्या सही हो सकता है। अब देखो यहाँ बोला है डिमांड कम में शिफ्ट आएगा। अब डिमांड कम में अगर इसने फॉरवर्ड शिफ्ट लिखा होता तो ये राइट हो जाता, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है ये शिफ्ट लेफ्टवर्ड भी हो, ये भी नहीं हो सकता। और प्राइस के घटने पर कभी भी डिमांड घटती नहीं है, तो प्राइस के घटने पर एक ही चीज़ हो सकती है कि कंज्यूमर की जो रियल इनकम है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज हमने 222 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, बाकी बचे क्वेश्चंस हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, समझ आती हैं, तो आप मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।